नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह आपका 35वां भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और यह जो भी सीरीज आप लोग को मिली है इंपॉर्टेंट है। एक बात और कहना चाहूँगा कि 5500 वर्ल्ड लर्नर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ 5500 वर्ल्ड लर्नर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ जो आपका टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के लिए है, डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी नेट ज्योग्राफी के लिए, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोनों पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, डाउनलोड कर लीजिएगा बिल्कुल। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई असुविधा होती है डाउनलोड करने में तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बात और कहना चाहूँगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पूरा हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा टीजीटी पीजीटी नेट के लिए। जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 46 देखिएगा। यह मौर्यकाल ही चल रहा है, मौर्यकाल चल रहा है। प्रश्न संख्या 46 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक लिपि जो है अशोक के अभिलेखों में है। मतलब विकल्प ए जो है वह आपका सही है। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक और ग्रीक लिपियों का प्रयोग हुआ है। भारत के मुख्य क्षेत्र से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में जहां ब्राह्मी है, वहीं उत्तर पश्चिम के जो अभिलेख है वहां से अन्य लिपियां मिली है। मतलब खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक जो मिली है वह उत्तर पश्चिम के अभिलेख से मिली है। अशोक की शहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, जबकि कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख जो है वह ब्राह्मी लिपि में है। प्रश्न 47 देखिएगा। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है यह आपका मेगास्थनीज की रचना है। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में था। सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो भी कुछ देखा उसने अपने ग्रंथ इंडिका में लिखा था। प्रश्न 48। इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज था। प्रश्न 49। इंडिका नामक यूनानी ग्रंथ का लेखनकार कौन था? तो यह आपका मेगास्थनीज था। यह भी आपका है। प्रश्न 50 देखिएगा। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। कई बार प्रश्न यह दोहराए गए हैं। टीजीटी परीक्षा 2004 में भी पूछा गया है और 2003 में भी पूछा गया है। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था एक यूनानी राजदूत था। तो देख लीजिए, एक यूनानी राजदूत जो था मेगास्थनीज। पीजीटी परीक्षा में यह पीजीटी और टीजीटी दोनों बार यह प्रश्न आए हुए हैं। प्रश्न 52 देखिएगा। सन 1750 में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? तो अशोक स्तंभ का पता लगाया था टीपेंथेलर ने। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। 1750 में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता टीपेंथेलर ने लगाया था। और दिल्ली, मेरठ, जिसमें दिल्ली और मेरठ के अभिलेख थे। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप था। पता किसने लगाया था? 1750 में टीपेंथेलर ने। प्रसिद्ध इतिहासकार डी.आर. भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। मतलब डी.आर. भंडारकर जो है एक इतिहासविद है। इन्होंने सिर्फ अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। इन्होंने स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को पूर्णतया असत्य एवं अविश्वसनीय माना है। प्रश्न 53। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में है? अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में, 15 अधिकरण व 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरणों में विभाजित है। 6000 श्लोक हैं अर्थशास्त्र में। यह ग्रंथ अन्य पुरुष की शैली में लिखा गया है और कौटिल्य जो हैं इसके रचनाकार हैं। कौटिल्य ने राजा को 7 तत्वों से निर्मित माना है। राज्य को सात तत्वों से निर्मित माना है। मतलब सप्तांग सिद्धांत जो दिया था वह कौटिल्य ने दिया था। राजा, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद, बल, मित्र, यह राज्य के 7 अंग हैं। जहाजरानी का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। इसके अनुसार जहाजरानी पर राज्य का नियंत्रण था। स्ट्रैबो ने भी जहाजरानी पर राज्य के नियंत्रण की बात कही है। प्रश्न 54 देखिएगा। अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? तो यह राज्य एवं शासन नीति का ग्रंथ है अर्थशास्त्र। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीति नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न 55 देखिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक है तो किसका पुस्तक है? राजनीति शास्त्र का पुस्तक है अर्थशास्त्र। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 56 देखिएगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो धर्मस्थी। दीवानी न्यायालय जो होते थे धर्मस्थी कहलाते थे।
जबकि फौजदारी न्यायालय जो होते थे कटक शोधन कहलाते थे, यह ध्यान में रखिएगा। अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण में दीवानी न्यायालय और उसके संगठन एवं कार्यों का विवेचन है। दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय न्यायालय, इसके न्यायाधीश को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था। प्रश्न 57 देखिएगा, कौटिल्य के अनुसार कटक शोधन क्या है? तो फौजदारी न्यायालय है, बताया हूँ। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के थे, धर्मस्थीय और कटक शोधन। धर्मस्थीय एवं कटक शोधन फौजदारी न्यायालय, प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश तथा व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मोपदा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले शुद्ध होते हैं, इसे ही न्यायाधीश बनाया जाता है। प्रश्न 58 देखिएगा, मौर्यों के समय कटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? तो प्रतिष्ठा नाम से जाना जाता था। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 59 देखिएगा, मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है? तो 7 भागों में बांटा है। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। मेगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। इसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जात से बाहर विवाह कर सकता है और न ही अपने से अलग पेशा अपना सकता है। प्रश्न 60 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने दास व्यवस्था नहीं होने के कारण भारतीय समाज की गलती से सराहना कर दी? तो मेगस्थनीज ने। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 61 देखिएगा, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें द्वितीय वर्ग था योद्धा, कृषक। द्वितीय वर्ग जो था वह कृषक था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें द्वितीय वर्ग जो था वह था कृषक। विकल्प सी जो है आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? तो अशोक के अभिलेख जो हैं ये बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रथम मूर्त साक्ष्य माने जाते हैं। यूपी टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के आधार पर प्रजा को संबोधित किया था। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक के अभिलेखों को प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है। प्रश्न 63 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था उपगुप्त ने। विकल्प सी, लेकिन कहीं कहीं निर्गोत भी माना जाता है, लेकिन यहाँ उपगुप्त दिया है, तो विकल्प सी जो है उपगुप्त। सिंहली अनुसूतियाँ दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निर्ग्रोध नामक 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। तत्पश्चात मोगली पुत्र तीस के प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को मानता है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार बौद्ध परंपराओं के विपरीत उसके बौद्ध होने का संबंध कलिंग युद्ध से जोड़ते हैं। अशोक अपने 13वें शिलालेख में, जिसमें कलिंग युद्ध की घटनाओं का वर्णन है, यह घोषणा करता है कि उसके बाद देवताओं का प्रिय धम्म की सोत्साह परिरक्षा, सोत्साह अभिलाषा, सोत्साह शिक्षा करता है। मतलब कलिंग युद्ध के कारण ही वह बौद्ध बन गया। कलिंग युद्ध उसके अभिषेक के 8वें वर्ष की घटना थी, अतः कहा जा सकता है कि इसी वर्ष अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक के अभिलेखों के आधार पर उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को जाता है। मतलब अभिलेख के अनुसार और दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त है जो है वह बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय विभिन्न स्रोतों द्वारा अलग अलग व्यक्तियों को जाता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ने सी माना है, मतलब उत्तर प्रदेश जो आयोग है ये आपका सी माना है, मतलब उपगुप्त ने ही ये दीक्षित किया था। प्रश्न 64 देखिएगा, अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में है? तो अशोक के धम्म का जो सार है यह किस अभिलेख में है? तो द्वितीय स्तंभलेख में है। अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में है? तो द्वितीय स्तंभलेख में अशोक के धम्म का सार है। ध्यान रखिएगा, पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये। अशोक के धम्म का सार द्वितीय स्तंभलेख में मिलता है। अपने दूसरे स्तंभलेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है कि यूचो धम्मे, मतलब धम्म क्या है? इसका उत्तर वह स्वयं देता है और उत्तर यही सब देता है, अर्थात पाप से दूर रहना, अत्यधिक कल्याण करना, दया, दान, सत्यता, पवित्रता, मृदुता और साधुता। पाप ये सब दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख भी सकते हैं। प्रश्न 65 देखिएगा, अशोक के किस अभिलेख में मोर का उत्कीर्णन किया गया है? तो मोर का उत्कीर्णन किस अभिलेख में है? तो लौरिया नंदनगढ़ के अभिलेख में है। यह आपका चंपारण जिला बिहार में स्थित है। यहीं पर अशोक के अभिलेखों में मोर का उत्कीर्णन किया गया। मोर का लौरिया नंदनगढ़ बिहार के चंपारण जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है
यहाँ से प्राप्त स्तंभ अभिलेख में मोर का चित्रण किया गया है, जो मौर्यों या मौर्य वंश को इंगित करता है। प्रश्न 66 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धर्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? तो अशोक के स्तंभ धर्म का सैद्धांतिक पक्ष क्या नहीं है? तो अहिंसा तो है, व्यवहार में संयम भी है, पापों से भय भी है, सभी के साथ समान व्यवहार, ये आपका नहीं है। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये। और यह आप लोग व्याख्या पढ़ सकते हैं, व्याख्या लंबा है, पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। उतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन आराम से पढ़ सकते हैं। जो ज़रूरी है मैं बता देता हूँ आपको। प्रश्न 67 देखिएगा, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? मौर्य काल का जो सबसे अच्छा नमूना क्या है? स्तंभ। स्तंभ जो है मौर्य काल के सबसे अच्छे नमूने हैं। विकल्प ए जो है सही आपका। मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन अशोक के स्तंभों में दिखाई पड़ता है। मथुरा एवं चुनार की पहाड़ियों से लाकर लाल बलुए पत्थर से ये स्तंभ बनाए गए हैं। यह एकाश्म पत्थर से बने हैं, मतलब एकाश्म मतलब एक ही पत्थर से बने हैं। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अशोक के 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था अशोक ने। मौर्यकालीन राजकीय कला के अंतर्गत नगर निर्माण, स्तूप, गुफाएं एवं स्तंभ आदि आते हैं। चीनी यात्री फाहियान ने लिखा है कि पाटलिपुत्र का राजप्रसाद देवताओं द्वारा निर्मित किया गया है। फाहियान ने जो राजमहल की बहुत प्रशंसा की है अशोक के। प्रश्न 68 देखिएगा, किस मुख्य उद्देश्य अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया था? किस उद्देश्य से? अपनी प्रजा के नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास हेतु। विकल्प डी जो है सही आपका। धर्म केवल एक धार्मिक व्यवस्था नहीं, अपितु एक नैतिक कानून है, एक सामान्य आचार संहिता या एक नैतिक व्यवस्था है जो कि सभी धर्मों का एक समान मिलन स्थल है। धर्म शब्द संस्कृत भाषा के धम्म का प्राकृतिक रूपांतरण है। अशोक के द्वितीय स्तंभलेख से धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। अपने 12वें शिलालेख में अशोक धार्मिक शुद्धता को दर्शाता है तथा इसमें कहता है कि सभी संप्रदायों के सार्थक में वृद्धि हो, क्योंकि इसका सबका मूल बाणी संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए। तो यह बात अशोक ने कहा है 12वें शिलालेख में। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने अपने किन अधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्हें कहा जाता था धर्म महामात्र? तो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्त किया था, जिसे धर्म महामात्र कहा जाता था। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी और इसका उल्लेख अशोक के 5वें शिलालेख में है। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्र की नियुक्ति की बात की गई है। धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने अपने राजाभिषेक के 14वें वर्ष की थी। रज्जुक जनपद का मुख्य अधिकारी था, जिसे न्यायिक एवं राजस्व संबंधी अधिकार थे। अमात्य योग्य अधिकारियों का समूह था। इन्हीं से मंत्रिण या मंत्रिपरिषद तथा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति होती थी। प्रश्न 70 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? सीताध्यक्ष जो होते ये आपके कृषि विभाग के अध्यक्ष थे। कृषि विभाग के अध्यक्ष जो होते थे सीताध्यक्ष होते थे। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया यह प्रश्न है। यहाँ व्याख्या दे सकते हैं। सीताध्यक्ष राज्य की कृषि विभाग का अध्यक्ष था। राज्य की ओर से सिंचाई का समुचित प्रबंध था और इसे ही सेतुबंध कहा जाता था। अर्थशास्त्र में धान की फसल को सबसे उत्तम एवं गन्ने की फसल को, देखिए अर्थशास्त्र में धान की फसल को सबसे उत्तम कहा गया है और गन्ने की फसल को सबसे निकृष्ट बताया गया है। अर्थशास्त्र में पता चलता है कि काशी, बंग, पुंडरू, कलिंग और मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। कौटिल्य ने चीन पट्ट का भी उल्लेख किया है। मौर्य काल का सबसे प्रमुख बंदरगाह पश्चिमी तट पर भड़ौज या भृगुकच्छ या पश्चिमी तट पर सोपारा बंदरगाह भी है। पूर्वी तट का सबसे अच्छा बंदरगाह क्या है? ताम्रलिप्ति या ताम्रलुक। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो को फॉलो करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।